आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश में एक दिन में वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड 2.5 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका। जी हां, पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश में एक दिन में कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत में एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो विश्व रिकॉर्ड है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हर भारतीय आज रिकॉर्ड संख्या में किए गए टीकाकरण को लेकर गौरवान्वित होगा। मैं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे चिकित्सकों, नवोन्मेषकों, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों की सराहना करता हूं। कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते रहे। पीएम मोदी आज करेंगे सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक, कामकाज की होगी समीक्षा। जी हां, पीएम मोदी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुए चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक किन मुद्दों पर बुलाई गई है, इस पर अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जीवन यापन में आए बदलाव और चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी मंत्रियों और इसी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया कमजोर। पीएम मोदी से मुकाबले के लिए ममता बनर्जी एकमात्र विकल्प। जी हां, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बंगाली मुखपत्र जागो बांग्ला में छपी एक आर्टिकल ने 2024 के आम चुनाव से पहले एक भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश के दौरान सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के रूप में उभरने में फेल रहे हैं। पीएम मोदी का कोई विकल्प है तो वह है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अखबार के प्रमुख शीर्षक में लिखा गया है कि राहुल गांधी असफल, केवल ममता वैकल्पिक चेहरा। हरियाणा में 8वीं फिर से शुरू होगा बोर्ड। शिक्षा बोर्ड के फैसले पर सीबीएसई और आईसीएसई ने जताई आपत्ति। जी हां, हरियाणा सरकार ने हरियाणा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में बदलाव कर कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड आरंभ करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब हरियाणा में सभी शिक्षा बोर्डों के 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक बोर्ड परीक्षा अब हरियाणा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से जिलों में सभी अन्य बोर्डों के स्कूलों की सूची मांगी गई है। तो वहीं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड द्वारा इस फैसले पर विरोध जताया जा रहा है। सीबीएसई स्कूल यूनियन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने को कहा है। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक फूट। हरीश रावत ने बुलाई बैठक, दल की बैठक। हरीश रावत ने बुलाई विधायक दल की बैठक। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पेश हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव। जी हां, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की ओर से किए गए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चंडीगढ़ में पीपीसीएस मुख्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो वहीं जानकार सूत्रों के अनुसार कैप्टन विरोधी गुट आज विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने साथी विधायकों की बैठक अपने सिसवा फार्म हाउस में बुला ली है। मुंबई एटीएस ने 1993 जैसे हमले की नापाक साजिश को किया नाकाम। एक और संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के संयुक्त टीम ने मुंबई के जोगेश्वर से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जाकिर बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान स्थित अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, आतंकी योजनाओं को अंजाम देने के लिए अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से जुड़ा था। तो वहीं पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल को 2
घटक अंडरवर्ल्ड और पार्ट ISIS प्रशिक्षित आतंकी मॉड्यूल के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन को मिला ग्रीन सिग्नल। नजफगढ़ ढासा बस स्टैंड के बीच आज से दौड़ेगी मेट्रो। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन पर नजफगढ़ और ढासा बस स्टैंड स्टेशन के बीच यात्रियों के लिए अब सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। इससे आसपास के गांव और कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। वह बहुत कम समय में दिल्ली के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। नजफगढ़ से आगे के इस कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल करेंगे। सड़क निर्माण में देरी के कारण उद्घाटन में 1 महीना विलंब हुआ है। तो वहीं DMRC के मुताबिक इस सेक्शन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगा। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, SDM के खिलाफ किसानों का आरोप बेतुका और बेबुनियाद। जी हां, करनाल में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के मामले में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। सरकार की ओर से करनाल रेंज की IG ममता सिंह ने अपने जवाब में कहा कि SDM के इशारे पर किसानों के सिर पर पुलिस द्वारा वार करने की बात सही नहीं है। तो वहीं SDM आयुष सिन्हा घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आश्वासन देने के बाद भी प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था को हाथ में लेते रहे। हरियाणा कैबिनेट विस्तार पर PM मोदी ने लगाई मुहर। कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। जी हां, हरियाणा मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव के साथ साथ विस्तार होने वाला है। तो वहीं सरकार की तरफ से इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। PM मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने खुद इसके संकेत दिए हैं। भाजपा में प्रदेश में भाजपा JGP की सरकार बने हुए 2 साल होने वाले हैं। तो वहीं अभी 2 मंत्रियों के लिए पद खाली है। इनमें से एक पद भाजपा, दूसरा पद जजपा को मिलना है। ITBP के IG ने हरियाणा पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जी हाँ, संपत्ति विवाद के मामले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के IG SB शर्मा ने हरियाणा पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि याची को गिरफ्तार करना है तो पुलिस को उन्हें 15 दिन का नोटिस देना होगा। याची ने कहा कि वह महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं तथा उनका 34 वर्ष का शानदार सेवा काल रहा है। राष्ट्रपति पदक, आतंकवाद विरोधी अभियान व शांति सेना का हिस्सा रहना उनकी उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कश्मीरी पंडितों के लिए बनेगा 40 करोड़ का ट्रांजिट कैंप। जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कश्मीर घाटी में 336 कश्मीरी पंडित प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के प्रयासों के तहत बारामूला में 40 करोड़ रुपए का ट्रांजिट कैंप बनाया जाएगा। सोनोवाल ने ट्रांजिट कैंप की आधारशिला रखने के बाद बताया कि कश्मीरी पंडितों के प्रवासी परिवारों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, जिससे घाटी में शांति लौटेगी। कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए ताकि सब एक साथ शांति से रह सके। लोगों की इच्छा के अनुसार ट्रांजिट कैंप लगाया जा रहा है। ED का बड़ा खुलासा। देशमुख ने बार पब से वसूली के अलावा DCP के तबादले में भी ऐंठी मोटी रकम। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के आरोप पत्र में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित कारनामों का काला चिट्ठा खुल गया है। देशमुख ने बार और पब से वसूली के अलावा DCP के तबादले में भी मोटी रकम ऐंठी थी। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ED को बताया कि 15 साल के बाद उसे पुलिस सेवा में बहाल करने के लिए भी देशमुख ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। वाजे ने देशमुख के अलावा परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आप नेता पर आग बबूला हुई राकेश सावंत। कहा, मुझसे दूर रहो चड्डा, नहीं तो। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में आप नेता राघव चड्डा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो राजनीति के राकेश सावंत है।
अब ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। जब ये बात राखी सावंत को पता चली तो उन्होंने राघव चड्ढा को खूब खरी खोटी सुनाई। राखी सावंत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को राजनीति में रहते हुए मेरे नाम की ज़रूरत पड़ रही है, ट्रेंडिंग में रहने के लिए वो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। राजस्थान में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल पारित 30 दिनों के अंदर बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी। जी हाँ, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायकों की आपत्ति और सदन से वॉकआउट के बीच राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 यानी कि राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस को अब पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत बाल विवाह की जानकारी दूल्हे दुल्हन के माता पिता अभिभावकों को शादी के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ही देनी होगी। नीरज चोपड़ा का सोना जीतने वाले भाले की बोली 10 करोड़ के पार। जानिए टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों के क्या क्या सामान है नीलामी में। जहां पीएम मोदी के जन्मदिन से पीएम को मिले उपहारों का ई ऑक्शन किया जा रहा है। ई ऑक्शन में नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में सोना जीतने वाले भाले की बोली 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसमें 1330 स्मृति चिन्हों की बोली लगाई जा रही है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के विजेताओं द्वारा पीएम को दिए गए उपहार भी शामिल है। ये ऑक्शन 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।